ये कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी डिसलाइक्ड इट, एवरीवन 58 टू बी 85 से लेके 2012 तक वी हैड टू पुट अप विद इट। उस आर्टिकल 63A की तशरीह ऐसे कर दी कि उसको बहुत से कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन रीराइट कर दी। उन्होंने कहा कि आपने अगर इलेक्शन कराने हैं तो आप असेंबली तोड़ लें, और रोज आके उनको डेयर करते थे। जब तोड़ दी तो आप वो कहते थे हम नहीं मानते। चाइना की जो नई जनरेशन आ रही है, उनकी ये कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, वो ये क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि तो हमारी तो ट्रेड उनके साथ 15-16 बिलियन की है, तो यहाँ इंडिया के साथ 100 बिलियन की हमारी ट्रेड है, उनसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप? जी नाजरीन, आजकल आपको पता है कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में आईनी बहरान इस वक्त मौजूद है, और मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था हारून ख्वाजा साहब के साथ, अब मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। मैंने उनसे कहा कि जरा आप आइए और इसके ऊपर एक जल्दी से एक दो नुकात के ऊपर बात करते हैं, और वो है कि गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, अंदाजे हुक्मरानी या अच्छे जो है सिस्टम जिसे आम इस्लाम में कहा जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है क्या क्या चीज जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि आइन जो है वो तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, और आइन की पासदारी जो है अगर वो नहीं होती, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट है पाकिस्तान में, और खदशा भी है कि आइन जो है वो उसकी शकें जो हैं या उसकी जो डायरेक्शंस हैं उनको किसी हद तक वायलेट किया जा रहा है या करने के इरादे हैं। तो मैंने कहा इसी के ऊपर हम एक जो है एक आपका कमेंट लेते हैं हारून साहब, ये आइन के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा कि ये नाजरीन के साथ भी होनी चाहिए ताकि ये पब्लिक डोमेन में ये बात आए। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आइन के आप जो कह रहे थे कि गवर्नेंस या हुक्मरानी के लिए आइन की जो फंडामेंटल हैसियत है या पोजीशन है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी रजा, ऐसा है कि हम बात करते हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। उसमें हेल्थ है, उसमें सोशल सेफ्टी है, उसमें एजुकेशन है, उसमें फॉरेन अफेयर्स है, उसमें सिविल सर्विस है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, हर तरह की चीज है। लेकिन गवर्नेंस जो है इटसेल्फ वो बाय प्रोडक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये मैं क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन वो एक बाइंडिंग फोर्स है जिसकी वजह से एक नेशन जो है ना, वो नेशन कहलाती है। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो वो किस वजह से वो लोग जो हैं वो एक तरफ देखना शुरू करेंगे, किस वजह से वो अपने आप वो एक कौम कहलाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द पिवट, वो फाउंडेशन है, ये वो बुनियाद है जिसकी वजह से एक जो नेशन है वो नेशन कहलाती है। तो अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा फिर कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से ना सिर्फ आपकी जो सिटीजन्स हैं वो बाइंड होते हैं एज अ नेशन, लेकिन जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो आपके साथ डील उस डॉक्यूमेंट की बेस पे करती है। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है कि यहाँ पे लॉज इस तरह के होंगे, यहाँ पे आप इस तरह से आपकी और गवर्नमेंट की डीलिंग इस तरह होगी, आपकी इकोनॉमी इस तरह की होगी, आपके स्टेट बैंक के रूल्स इस तरह के होंगे, आप एक सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे वगैरह वगैरह, आपके ह्यूमन राइट्स होंगे। सो ये सारी चीजें अब उस डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर दुनिया के दूसरे ममालिक और दुनिया की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आपके मुल्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो आपको रिकग्नाइज करते हैं। सही। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली आप समझे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट, ये वो सीड है, मतलब पौधा भी नहीं है, ये वो सीड, ये बीज है जिसके ऊपर वो मुल्क या नेशन उगती है। तो वो नेशन आप समझे या मुल्क जो है वो पौधा या दरख्त है, लेकिन उसका बीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन, इसे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन वो ग्रे एरिया में आ जाए या इन क्वेश्चन आ जाए, तो आप सोचेंगे तो बहुत ग्रेव मैटर है। मतलब गवर्नेंस तो दूर की बात हो जाती है ना, फिर वो तो उसकी एक्चुअल वायबिलिटी क्वेश्चन मार्क में आ जाती है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर ग्रे एरिया आ गए, और कौन कर रहा है? वो हम आपस में बैठ के, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रे एरिया में डाल दिया। तो थोड़ा आगे चलते हैं, रेलेवेंट बात करते हैं। देखिए 1985 में, उससे पहले
कुछ इस तरह का सिस्टम था कि इलेक्शंस जो थे वो 3 दिन के, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के इलेक्शन थे वो, उसमें 3 दिन का गैप था। तो ये पुरानी बात है। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो 70% जो है वो 30 साल से नीचे, तो उनको ये पता भी नहीं होगी बात। सो 85 से पहले डिफरेंट था सिस्टम, मतलब 3 दिन का गैप था। 85 के बाद अमेंडमेंट आई तो वो 1 दिन हो गया, यानी कि प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के एक ही दिन इलेक्शन का जी वो कर दिया। आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, इसके अंदर तो और भी शिकें। अरे भाई अगर कोई लकूना आ गया है उसके अंदर, अगर आप समझते हैं कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पैराग्राफ है या क्लॉज है वो दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो भाई आपको पहले सोचना चाहिए था। अब तो ये दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू फॉलो इट। और अगर आपने लकूना ठीक करना है तो उसका तरीका है कि आप 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू चेंज कर लें। तो आप वो पीटीआई को इनवाइट करें, उनको लेकर आए, उनके साथ 2/3 मेजॉरिटी से चेंज कर लें। नहीं तो इलेक्शन कराएं, 2/3 मेजॉरिटी लें, वोटों के साथ वापस आए, चेंज कर लें। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता ना रजा साहब कि मैं समझता हूं कि ये जो है ये ठीक नहीं है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप इमेजिन करें 58(2) जब था तो कोई ये कह सकता था जी मैं तो नहीं मानता ये कॉन्स्टिट्यूशन। Everybody disliked it, everyone, 58(2)(b, but we had to put up with it. हमें 1985 से लेके 2012 तक we had to put up with it, जब तक असल में इसमें जो प्रॉब्लम वो आया ना, वो आया जो पंजाब असेंबली के हवाले से जो जजमेंट्स आई अदालतों की, जो उन्होंने आर्टिकल 63A के ऊपर अब बहुत ज्यादा वो कहा जाता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल 63A की तशरीह ऐसे कर दी कि उसको बहुत से कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन रीराइट कर दिया। अब वो अगर आपको याद हो तो ये जो अभी केसेस चल रहे थे, अभी भी चल ही रहे हैं इलेक्शन वाला, तो जस्टिस सथर मिनल्ला ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दीगर उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा भी, और कानूनी नुकात ने भी उठाया। तो अब मसला ये हो गया कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि ट्रांसग्रेशंस जो है ना वो हो रही हैं और हर साइड से हो रही है। मतलब गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार इस तरह हुआ है कि पार्लियामेंट ये कह रही है कि हम आपका फैसला नहीं मानते, हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मतलब ये भी कमाल की बात है। और कैबिनेट ने भी, पार्लियामेंट ने भी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद जो गार्डियन है आइन की, देखे ना, ये भी एक इशू यहाँ पे काबिल गौर है। मैं समझता हूँ कि जजेस का इसमें बड़ा अहम रोल होता है कि उनको बड़ी एहतियात के साथ ये फैसले करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा ये एक कॉम्प्लिकेशन होगी। आप इसको कैसे, आप क्या समझते हैं कि इसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या है? ये तो बात आपकी मैं एग्री करता हूं कि जो आईनी प्रोविजंस हैं उनको अगर आप बाईपास या वायलेट करेंगे तो यू आर ओपनिंग एनार्की। ये आई मीन सिंपल सी बात है। लेकिन अब आगे क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एल्स कैन बी डन? अभी तो कोई नहीं लग रहा मूड। देखिए उस पे आते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगेन इररिस्पेक्टिव के हम किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन मेरे ख्याल से तो पीटीआई को पता भी नहीं था कि ये ऑप्शन उनके पास है कि असेंबली तोड़ लें जी, ये अपनी प्रोविंशियल असेंबली तोड़ लें। ये तो रोज गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स डेली आके उन्होंने रास्ता दिखाया इनको। उन्होंने कहा कि आपने अगर इलेक्शन कराने हैं तो आप असेंबली तोड़ लें, और रोज आके उनको डेयर करते थे, उनको कहते थे हाँ जी क्यों नहीं तोड़े आप इलेक्शन जाते तो तोड़ दें। भाई उन्होंने तोड़ दी। जब ये रास्ता भी उन्होंने दिखाया, जब तोड़ दी तो आप वो कहते हैं जी हम नहीं मानते। अच्छा, फिर जहां तक बात है 63(1)(a) की, फिर इसी तरह 184(3) की, इसी तरह 4(3) और 3(2) की जजमेंट्स की। देखिए ये सारी चीजें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर दिस इशू, दिस पर्टिकुलर इशू, ये ट्रक की बत्ती हैं। फैक्ट इज पहले इसको साइड पे कर दें, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा, पॉलिटिशियंस करते रहेंगे। बात ये है कि भाई 90 डेज किधर गए ना। हम ये तो नहीं कर सकते हम एक नई कॉन्वर्सेशन इन सारी बातों के बारे में शुरू कर दें और उसको जो है एक कंबल के नीचे जो असल इशू है 90 डेज का, उसको हम भूल जाएं। इस वक्त ये हो रहा है कि सारी कौम जो है वो एक्स वाई एंड जी के ऊपर बात कर रही है। असल मसला ये है कि भाई 90 डेज का क्या हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सीरियसली वायलेट कर दिया है।
और उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एज यू जस्ट राइटली सेड, यू ओपन द डोर के अगली पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है, नजरिया जरूरत को दफन करते करते हमने एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का नजरिया खोल दिया है। सो कल को कोई भी गवर्नमेंट आएगी, वो कहेगी जी कि क्योंकि मुझे ये चीज नहीं पसंद या ये मेरे फेवर में जाती है, इसलिए फलाना क्लॉज जो है वो तो हम मानते ही नहीं है, और वो कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट उसको असेंबली में भेजेगी, असेंबली उसको, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, राइट? कमिंग टू आपने कहा कि वे फॉरवर्ड क्या है, मेरे ख्याल से अगेन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, रजा भाई, हुआ ये है कि कुछ बिहाइंड द सीन्स मेरे ख्याल से कुछ एफर्ट्स हुए हैं, एफर्ट्स कह लें या कुछ थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स कह लें, या कुछ फोन कॉल्स आई हैं या कुछ इंडिकेशंस आई हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से मोस्टली मेरे ख्याल से, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, एंड कुछ चाइना से भी इंडिकेशंस हैं। आपको पता है चाइनीज जो है, सऊदीज तो खैर हमारे पुराने भाई हैं, हमारा तो उनका दिल इकट्ठा धड़कता है, तो वो तो हमें पॉइंट ब्लैंक समझा भी सकते हैं कि देखें इस किस्म की हरकतें ना करें, लेकिन चाइनीज बहुत बहुत टैसिट तरीके से, बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं, और वो कभी भी डायरेक्टली बात नहीं करते। तो मैं आपको मेरी मुलाकात कुछ चाइनीज लोगों से भी हुई थी, इम्पोर्टेंट चाइनीज लोगों से, पिछले महीने की बात है, ये कुछ हफ्ते पहले की बात, एंड दे वर टेलिंग मी कि जो चाइना की जो नई जनरेशन आ रही है उनकी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, वो ये क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि जी ये आप पाकिस्तान के साथ जो है वो स्वीटर देन हनी और डीपर देन दी ओशंस बना के बैठे हैं, तो हमारी तो ट्रेड उनके साथ 15-16 बिलियन की है, तो यहाँ इंडिया के साथ 100 बिलियन की हमारी ट्रेड है, उनसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप? तो देखिए इस किस्म की, और मैंने उनको चाइनीज को कहा कि देखें आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत पोटेंशियल है, ये फ्यूचर ग्रोथ जो है ये पाकिस्तान रीजन के अंदर भी, पाकिस्तान इज द प्लेस, दैट्स वेयर आई वुड पुट माय बेट्स ऑन। तो लेकिन आई टोल्ड देम कि हमारे साथ आप इतना पेशेंट रहे हैं, थोड़ा और पेशेंट हो जाएं, कुछ साल हमें और दे दें, जैसे ही हमारी लीडरशिप के इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो ये कंट्री बहुत आगे जाएगी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, वे फॉरवर्ड ये वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो रहा है, और invisible forces have worked, they have put both parties together, or 13 parties plus one party, 14 parties together, and I'm very hopeful इसके अंदर से कोई ना कोई अच्छी चीज निकल आएगी। जी अल्लाह करे कि मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, खुदा करे कि कामयाब हों, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, खुसूसन इस इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ। तो बहरहाल आपके वक्त का शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपको पसंद आए तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। खुदा हाफिज।